हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हमने ये देख लिया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, कि बायोडाइवर्सिटी क्यों ख़त्म हो रहा है, जैव विविधता क्यों ख़त्म हो रही है पृथ्वी से। ठीक है, चलिए, इज़ बायोडाइवर्सिटी रियली डिसअपियरिंग? पहले तो यही सवाल आ जाता है कि सच में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यस, ऐसा हो रहा है। वाइल न्यू स्पीशीज में स्टिल इवॉल्व स्लोली, मेनी आर गोइंग एक्सटेंट रैपिडली, मोस्टली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, अभी अगर हम अभी करेंट इस सेकंड की बात करें तो ज़रूर ऐसा पॉसिबल है कि देर आर लॉट ऑफ स्पीशीज विच आर इवॉल्विंग। ठीक है, जो धीरे धीरे बन रहे हैं, इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि इवोल्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूस एंड स्लो प्रोसेस। इवोल्यूशन इज कॉन्टिन्यूस एंड स्लो प्रोसेस, वो चलता ही रहता है। ठीक है, तो स्पीशीज क्या हो रहे हैं, अभी इवॉल्व भी हो रहा है और स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो रहा है एट दिस सेकेंड। अभी इस मोमेंट की बात करें तो एक्सटिंक्ट भी हो रहा है, बट इवोल्यूशन का जो रेट है, यानी कि नए स्पीशीज बनने का जो रेट है, दैट इज स्लो, बट एक्सटेंशन तेजी से हो रहा है, इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम इन्वामेंट को इतना ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं कि एक्सटेंशन का जो रेट है वो बढ़ गया है। नेचुरल, दिस बोथ आर नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, स्पेशिएशन भी और स्पीशीज़ का ख़त्म होना, एक्सटेंशन भी। बट हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, दिस गॉट सर्च। ठीक है, एक्सटेंशन में सर्च आ गया। सिंपली इट्स लाइक कि आपने पढ़ा होगा ओजोन वाली चीज़, तो ओजोन फॉर्मेशन भी होता है और ओजोन ब्रेक डाउन भी होता है, दोनों एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। लेकिन हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से ब्रेक डाउन तेज़ी से होने लगा, जिसके वजह से ओजोन होल देखने को मिला है। तो सिंपली वही कॉन्सेप्ट आपका इधर भी आता है कि एक्सटेंशन को ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने फ्यूल अप कर दिया है, जिसकी वजह से एक्सटेंशन तेज़ी से होने लग रहा है स्पीशीज़ का। और बायोडाइवर्सिटी धीरे 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 ओवर द टाइम, अगर सिनेरियो ऐसे ही चलता रहा तो पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, व्हेन ह्यूमन कॉलोनाइज्ड द पैसिफिक आइलैंड, तो वहाँ पे 2000 बर्ड स्पीशीज थी, एक्सटेंट हो गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब ये कॉलोनाइजेशन ही रिजल्ट हुआ कि 2000 स्पीशीज एक्सटेंट कर गई। ठीक है, जो उस चेंज में या इनके इन्फ्लुएंस में अडाप्ट कर पाई, सिर्फ वही स्पीशीज सर्वाइव कर पाई, जो अडाप्ट नहीं कर पाई वो एक्सटेंट हो गई। ठीक है, तो IUCN रेड लिस्ट 2004 में लाया गया, जिसने 784 एक्सटेंशन 5 ईयर्स में रिकॉर्ड किया, 500 ईयर्स में। ठीक है, मतलब 784 एक्सटेंशन हुआ 500 साल में, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट 2004, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट स्पीशीज। जो फेमस स्पीशीज हैं, एक्सटेंड कर चुकी हैं ये, उनके एग्जाम्पल्स हैं, एंड दिस आर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज एक्सटेंट हो गई है या फिर नहीं हुई है, तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल याद रखना है। डोडो, कुडागा, थाइलिसीन, स्टीलर सी काउ, 3 टाइगर सब स्पीशीज लाइक बाली, जावान, कैस्पियन। ठीक है, तो इसमें आपको ये जस्ट याद रख लो, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इन जस्ट द लास्ट 20 ईयर 27 मोर स्पीशीज हैव डिसअपियर्ड। आप देख रहे हो 20 साल में 27 स्पीशीज खत्म हो गई हैं। हु इज मोस्ट एट रिस्क? कौन ज़्यादा रिस्क पे है? ठीक है, एम्फीबियंस वर्नरेबल कैटेगरी में,
Over 15,500 species globally are currently threatened with extinction. लगभग इतनी स्पीशीज ग्लोबली थ्रेटेंड हैं, ठीक है, जो कि ओवर द टाइम एक्सटेंट हो सकती हैं, जिसमें से बर्ड्स की 12%, मैमल्स की 23%, एम्फीबियंस की 32% और जिम्नोस्पर्म की 31%। सिक्स मास एक्सटेंशन क्या है? अर्थ पे टाइम टू टाइम एक्सटेंशन का एक प्रोसेस चला है, तो जो ये छठा है मास एक्सटेंशन, ठीक है, वो ह्यूमन टाइम में, ह्यूमन एरा में हो रहा है। इसके पहले मतलब 5 मास एक्सटेंशन जो हुए हैं, मेजर मास एक्सटेंशन, वो ह्यूमंस के आने से पहले हुए हैं, जिसमें डायनासोर वाला एरा भी एक था, ठीक है। बट नाउ वी आर कॉजिंग अ सिक्स्थ एक्सटेंशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से 6 मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हो रहा है। इट्स हैपनिंग 100 to 1000 टाइम फास्टर दैन द बिफोर वन। पहले जो हुए हैं उनसे लगभग 100 to 1000 टाइम फास्टर है। इफ़ थिंग्स डोंट चेंज, half of all species could vanish in the next 100 years। देख रहे हो आप, सिर्फ 100 सालों में, सिर्फ 100 सालों में आधे से भी ज़्यादा स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी अगर चीज़ें नहीं बदली तो। ह्यूमन का अप्रोच, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ अगर चेंज नहीं हुई तो 100 सालों में आधे से ज़्यादा स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी। अब हमारे लिए क्यों मैटर करता है? वाई बायोडाइवर्सिटी लॉस मैटर्स टू अस, टू ह्यूमंस? क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारा ओवरऑल इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। इस पर हम बात कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। किसी भी इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ लोअर रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। चेंज के लिए रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब कभी अचानक से बाढ़ आ गया, अचानक से सूखा पड़ गया, अचानक से आग लग गई, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ ओवर द टाइम बढ़ती जाएंगी अगर हमारा इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रहा तो। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी क्यों कम होगी? क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? मोर इनस्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम, सेम वही चीज़ हो गई। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। दैट्स वाई बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट टू अस, मैटर्स टू ह्यूमन। अब मेन कॉज क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का? सबसे पहला जो कॉज है, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्यों ख़त्म हो रहा है, जैव विविधता क्यों ख़त्म हो रहा है? बिकॉज ऑफ 4 मेजर रीजन्स। नंबर 1 इज़ हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हैबिटेट का मतलब होता है कि वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे स्पीशीज़ रह रही हैं, स्पीशीज़ आर लिविंग, ठीक है। हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं इसको। तो पहला है द कॉज ऑफ एक्सटेंशन। दिस इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ एक्सटेंशन। एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लें तो ये क्या होता है, 14% एरिया कवर करता है लैंड का, एंड नाउ ओनली 6%। अर्थ पे पूरे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे वो 14% एरिया कवर करते थे, लेकिन अब सिर्फ 6% बचा। मतलब कि ह्यूमन बीइंग अपने पर्पस के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो फॉरेस्ट लैंड थी उसको वो यूज़ कर रहे हैं अदर पर्पसेस के लिए, फॉरेस्ट वहाँ से काट रहे हैं। तो फॉरेस्ट क्या है? वो प्लेस है, वो घर है इन स्पीशीज़ का। अगर आप उनका घर ले लोगे तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। सपोज़ आपने इतना एरिया ले लिया, अब ये जो एरिया बचा, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से स्पीशीज़ रह रही हैं। चूँकि आपने ये एरिया ले लिया है तो ये स्पीशीज़ मूव ऑन करेंगी इस एरिया में। जब ये इस एरिया में मूव ऑन करेंगी तो यहाँ पे ऑलरेडी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन रह रही है, तो उनसे इनका कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि ये बाहर से आए हैं। दिस आर नाउ एलियन स्पीशीज़ फॉर दिस प्लेस, ठीक है। कंपटीशन बढ़ेगा
और जो यहाँ स्पीशीज़ रह रही हैं उनको भी थ्रेट है, और बाकी जो इनका हैबिटेट लॉस हो गया ये तो खुद ही सड़क पे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न बिहाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, सपोज ये जो एरिया है, इस एरिया में कोई स्पेशल तरह का इकोसिस्टम रहा होगा, कोई स्पेशल तरह का इकोसिस्टम रहा होगा जो इस एरिया में डेवलप नहीं हो सकता, वो सिर्फ इस एरिया की स्पेशलिटी थी। अब यहाँ से तो आपने उन स्पीशीज़ को हटा दिया और वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंट इन्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीशीज़ टू लीव। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा, इट मीन्स कि वो ओवर द टाइम एक्सटेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को किस लिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है? सोयाबीन के फार्मिंग के लिए, कैटल्स को ग्रेस करने के लिए। Pollution and breaking up habitat hurt species that need large area like big cats migrate across regions. ठीक है, अब यही सब जो मैंने बताया है उनको ही लिखा हुआ है कि एरिया, कोई स्पेशल एरिया हो तो वो आपने ले लिया है, नाउ दे विल माइग्रेट टू अ डिफरेंट प्लेस। अब जहाँ जाएंगे वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई रिसोर्स है, कोई रिसोर्स है, रिसोर्स को आप सिंपली कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो अपने नीड के लिए, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलाइजेशन। लेकिन अगर आप कोई भी रिसोर्स को अपने ग्रीड के लिए यूज़ कर रहे हो, ग्रीड के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। आ रही बात समझ में? तो यूजिंग नेचर बियॉन्ड व्हाट इट कैन रीन्यू या एक्सटेंशन। सो देयर इज थिंग कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी नेचुरल सिस्टम का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है, अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो वो सिस्टम डीस्टेबलाइज होगा, यानी कि आप उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पीजन, इन लोगों का एक्सटेंशन इसीलिए हुआ क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। अब ह्यूमन ने अपने नीड के लिए अलग अलग तरीके से एनिमल को एक्सप्लॉयट किया है, जिसकी वजह से दे हैव एक्सटेंट। टुडे मेनी मरीन फिश आर ओवर फिश्ड। बहुत सारी मरीन फिशेज हैं जो ओवर फिश्ड की जा रही हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ओवर फिशिंग चालू रहा तो वो एक्सटेंट हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा उनको कंज्यूम किया जा रहा है। तीसरा जो रीज़न है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। इन्वेजिव एंड एलियन स्पीशीज़ का मतलब होता है कि सपोज़ हाँ, आपने एक स्पीशीज़ है, उसका नाम सुना होगा वाटर हैसेंथ, जिसको हम हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं। तो वो यहाँ का स्पीशीज़ नहीं है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ से आया है यहाँ पे। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ से आया है। ओवर द टाइम क्या हुआ है कि ये भी हुआ, लेंटाना कैमरा, ये ग्रास होता है, ये भी है जो वीट के साथ इंडिया में एक्सपोर्ट किया गया था। ठीक है, तो दिस आर द एलियन स्पीशीज़ जो यहाँ की लोकल या नेटिव स्पीशीज़ नहीं है, नेटिव स्पीशीज़ नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले जो स्पीशीज़ हैं उनको हम नेटिव बोलते हैं। तो ये यहाँ की नहीं है, ये बाहर से आई हैं, तो जब बाहर से आएंगी तो उनको हम एलियन बोलेंगे। ठीक है, तो एलियन स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन, नॉन नेटिव स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस बाय ह्यूमन कैन बिकम इन्वेजिव। तो उनको नया हैबिटेट मिलता है, उनको नई जगह मिलती है, उनको फ्लोरिस्ड रिसोर्सेज मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, ओवर ग्रो करते हैं, ब्लूम कर जाते हैं अचानक से। ठीक है, हैसिंथ के साथ भी यही है, उसको टेरर ऑफ बंगाल इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो पूरा वाटर बॉडी को कवर कर देता है बहुत ही कम टाइम में, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करके, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स यूज़ करके। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो वाटर बॉडी है, ठीक है, उस पर हर जगह वाटर हैसिंथ आ गया,
तो वाटर बॉडी का सरफेस बहुत कम हो गया, इसका एटमॉस्फेरिक एयर के साथ वाटर सरफेस का इंटरेक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया पानी के अंदर। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो ऑर्गेनिज्म है वाटर के अंदर, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर अनेबल टू टेक ऑक्सीजन, अनेबल टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए और धीरे धीरे करके सब के सब मर जाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल यानी कि वाटर हैसिंथिया ही काम कर रहा है। और भी एग्जाम्पल हैं, दिस आर द वीड्स, पार्थेनियम, लैंटाना। ठीक है, नाइल पीच इन द लेक विक्टोरिया वाइप्ड आउट 200 प्लस नेटिव फिश स्पीशीज। अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिश, इसने भी थ्रेटन किया नेटिव इंडियन कैटफिश को। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशीज, बाहर से आए हुए स्पीशीज जो लोकल एरिया का रिसोर्स यूज करके ब्लूम कर जा रहता है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड रीजन विच इज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। चौथा रीजन है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन क्या होता है, हमने अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स देखे हैं, उसमें से एक था म्यूचुअलिज्म। सपोज म्यूचुअलिज्म में अगर हम लाइकेन का एग्जाम्पल लेते हैं, लाइकेन का एसोसिएशन कैसा था, फंजाई प्लस एल्गी, इन दोनों का एसोसिएशन था। सपोज किसी रीज़न की वजह से फंजाई ख़त्म हो जाए तो जो ऐसी एल्गीज हैं जो लाइकेन के फॉर्म में रहती हैं वो भी इवेंचुअली एक्सटेंड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड को एक्सटेंशन। When one species goes extinct, so do other that depend on it, तो दूसरी भी हो जाएगी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल होस्ट फिश एक्सटेंशन। होस्ट मतलब कोई सपोज एक फिश है जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, अगर वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हुआ तो वो फिश भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर जू प्लैंक्टन है जिस पे वो फीड कर रहा है, तो वो इंसेक्ट खत्म हुआ तो फिश भी खत्म हो जाएगी क्योंकि वही उसका खाना है। सिमिलरली इफ अ प्लांट पॉलिनेटर पेयर ब्रेक्स, तो भी ऐसा होगा, प्लांट को पॉलिनेट कर रहा है कोई एक मान लीजिए इंसेक्ट स्पीशीज है, सपोज बीज हैं, तो बीज अगर नहीं रहेंगी तो वो सारे के सारे प्लांट भी खत्म हो जाएंगे जिनका पॉलिनेशन बीज के थ्रू हो रहा है, तो प्लांट पॉलिनेटर पेयर। बाकी म्यूचुअलिज्म के सारे एग्जांपल्स तो यहाँ पे वैलिड होंगे। तो अगर हम इन्हें समराइज करें तो बायोडाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट, ये हमें पता चल गया बिकॉज ऑफ दिस 4 रीजन, मोस्टली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और द एविल क्वार्टर शोज दैट हाउ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, overuse, alien species and co-extension are wiping out life forms। धीरे धीरे ये 4 रीज़न जो हैं ख़त्म कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो ये जो रीजंस है ना ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखने हैं बिकॉज ये क्वेश्चन बनता है। अब हमें क्यों इन्हें कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, मतलब रीज़न क्या है, ह्यूमन का क्या अप्रोच है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहला जो अप्रोच है वो नैरोली यूटिलिटेरियन है, मतलब कि दिस आर द डायरेक्ट ऑब्वियस बेनिफिट। ऑब्वियसली हमने देख लिया है कि हमें बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अपने बेनिफिट के लिए हमें इनको कंजर्व करना है। ठीक है, इस अप्रोच को हम बोलते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन। अपने फूड के लिए हमें इनको कंजर्व करना है, अपने फायरवुड, फाइबर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, प्लांट बेस्ड कितनी सारी मेडिसिन होती हैं तो हमें उनके लिए इनको कंजर्व करना है। इस चीज़ को बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है सर्चिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर यूजफुल प्रोडक्ट कैन ब्रिंग ह्यूज बेनिफिट स्पेशली फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया लाइक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट हैं तो हमें वहाँ से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स से ह्यूमंस को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग। एक रीज़न तो ये हो गया कि हमें इनसे डायरेक्ट
और ऑब्वियस बेनिफिट चाहिए। दूसरा ब्रॉडली रीज़न क्या है, दूसरा जो रीज़न है उसको हम बोलते हैं ब्रॉडली यूटिटेरियन। दिस आर द इनडायरेक्ट सर्विसेज। ये इनडायरेक्ट सर्विसेज है जैसे कि ऑक्सीजन, पॉलिनेशन, एस्थेटिक जॉयज़, मतलब आप किसी गार्डन में बैठे हो, वहाँ पे वाइब्स ले रहे हो पेड़ पौधे और वो जो मतलब एक शैलो इकोसिस्टम आपने बनाया है उसके लिए। उसके अलावा आप फॉरेस्ट में जा रहे हो, ट्रिकिंग कर रहे हो, माउंटेन्स में जा रहे हो, तो दिस इज एस्थेटिक जॉय, नेचर ऑफ आर मेंटल पीस, लाइक वॉकिंग इन फॉरेस्ट एंड हियरिंग बर्ड सॉन्ग्स। तो ये सारे अप्रोच हैं जो हमें ब्रॉड यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है। तीसरा एथिकल रीज़न है। एथिकल रीज़न क्या है? एथिकल रीज़न अधिकार देता है सबको यहाँ रहने का, कि अर्थ सबका है, पृथ्वी सबका है, पृथ्वी सिर्फ ह्यूमन बींग्स का नहीं है, सारे जीव जंतुओं को यहाँ रहने का अधिकार है। तो दिस इज एथिकल कंसर्न। वी शेयर दिस प्लानट विथ मिलियन ऑफ स्पीशीज, इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैम। ठीक है। वी ओ इट टू फ्यूचर जनरेशन, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको बचा के रखते हैं। ओके। अब बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है? तो यहाँ पे दो मेन अप्रोचेस हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के। पहला जो है वो है इन सीटू कंजर्वेशन का। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है। मतलब कि कोई स्पीशीज जिस जगह पे रह रहा है, नेचुरली जिस जगह पे रह रहा है, उसी जगह पे हम उसको कंजर्व कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चंस बनते हैं। वी प्रोटेक्ट एंटायर इकोसिस्टम टू कंजर्व ऑल स्पीशीज विद इन। तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम, पूरा का पूरा जो एरिया है, हम उसको कंजर्व करेंगे सो दैट यहाँ पे रह रहे इंडिविजुअल सारे स्पीशीज जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं। मतलब ऐसे एरिया को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मतलब स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत नंबर ऑफ स्पीशीज़ वहाँ पाए जाते हैं। हाई इंडमिज़म, इंडमिज़म मतलब कि ऐसे स्पीशीज़ जो सिर्फ उसी एरिया पे लोकली पाए जाएं, लोकली उसी एरिया में पाए जाते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं वो स्पीशीज़। ठीक है। इंडमिज़म ऐसे स्पीशीज़ को कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में 34 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 3 इंडिया में, 3 इंडिया शेयर करता है। ठीक है। और वो 3 हैं वेस्टर्न घाट श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालयन रेंज। ये आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालयन रेंज, ये और भी कंट्रीज शेयर करती हैं इंडिया के साथ, बट इंडिया भी इनमें कॉन्ट्रीब्यूटेड है, शेयर करता है। तो आप ये 3 याद रख सकते हो। ऑल्दो दिस कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड, जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो पूरे अर्थ का 2 से कम % ही कवर करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को होस्ट करता है। लेकिन ये जगह है जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो अगर हम इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो हम लगभग 30% एक्सटेंशन प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर सिर्फ ये जो 2% से कम एरिया है अर्थ का, अगर हम सिर्फ इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो हम लगभग 30% एक्सटेंशन रोक सकते हैं। अब इंडिया का और ज़्यादा एफर्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, कि रिज़र्व फॉरेस्ट बना रखे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना रखे हैं। ठीक है। इट इज़ अराउंड 14 इन नंबर, नेशनल पार्क है 19 नंबर, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया के अंदर। नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, या फिर सिंपली ये याद रख लो कि इन सीटू मेथड क्या क्या होते हैं, उसमें इन सब का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, कि बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, नेचुरल पार्क है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, स्केर्ड ग्रुप्स हैं। स्केर्ड ग्रुप्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड ड्यू टू रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो लोकल कम्युनिटी होती है उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है। जैसे आदिवासी कम्युनिटीज़ होती हैं,
ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो लोकल कम्युनिटी का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि उनकी फेथ और उनके बिलीव्स नेचर के साथ जुड़े होते हैं, फॉरेस्ट के साथ जुड़े होते हैं, तो वो उनको कंजर्व करके रखते हैं। स्केट ग्रुप्स जो हैं वो मेघालय, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑफन कॉन्टेन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, तो इसमें भी क्या है, रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं जिनको कंजर्व किया जाता है। ठीक है, सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है कि जो एनिमल है या जो प्लांट है, मतलब बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको हम उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं, आर्टिफिशियल जगह पे कंजर्व कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट स्पीशीज प्रोटेक्टेड आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। क्यों? क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में है, जस्ट एक्सटेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हें हम उस जगह पे इस रिस्क और प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं छोड़ सकते कि दे विल सर्वाइव, इन्हें हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि ये एक्सटेंट हो जाएंगे अगर वहीं छोड़ दिया तो ये करते हैं। एक्स-C2 कंजर्वेशन का काम होता है जूलॉजिकल पार्क्स में, जू आपने देखा ही होगा, बॉटनिकल गार्डन में, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में। क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू ऐसे रेयर स्पीशीज़ के गैमेट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, फ्रोजन किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में अंडर 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है, -196। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब आउटसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन का काम किया जाता है। टिश्यू कल्चर, सीड बैंक्स, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स-C2 मोड ऑफ कंजर्वेशन। अब की कॉपरेशन क्या है, मतलब ग्लोबल कॉपरेशन क्यों हमें चाहिए स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए? तो इसके पीछे सिंपल रीज़न ये है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो पॉलिटिकल बॉर्डर्स को फॉलो नहीं करता है। मतलब कि जो बॉर्डर सिस्टम है, नेशंस हैं, ठीक है, ये सब एनिमल्स प्लांट्स के लिए नहीं होते हैं, वो नेचर को फॉलो करते हैं। सिंपली जहाँ पे जैसा कंडीशन होगा, एटमॉस्फेयर का कंडीशन होगा, इन्वायरमेंट का कंडीशन होगा, उस बेसिस पे हमारे बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो वो किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्री को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कंजर्वेशन पूरे ग्लोब का मुद्दा है, ठीक है। कंजर्वेशन पूरा ग्लोबल स्टेज पे हमें करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर नेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लॉज, नेशन वाला जो लॉ है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए। मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव्स, अब चूंकि ये ग्लोबल मुद्दा है तो मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? पहला है कि कन्वेंशन किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे 1992 में, इसको अर्थ समिट भी कहा गया, ठीक है, अर्थ समिट भी कहा गया, ये याद रखना आप। और ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसको कहा गया था कॉल्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए इसको कराया गया था, ठीक है, इसका मोटो ये था। 2002 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड समिट हुआ था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्ल्ड समिट किया गया, जो कि हुआ था जॉन्सनबर्ग में। यहाँ पे 190 कंट्रीज़ एग्री हुए थे टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2010। 2010 तक बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करने की बात करी गई थी, ठीक है। 2002 में हुआ था ये वर्ल्ड समिट। तो इसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, क्यों किया जाता है, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट एंड हाउ वी कैन कंजर्व इट, हमने इन सब की बात कर लिया। अब एक केस स्टडी पढ़ेंगे, केस स्टडी ओवर द कंजर्वेशन, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ था कि हमारे लिए टाइगर बहुत रेयर स्पीशीज़ है, तो टाइगर को कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर।
तो टाइगर की कंजर्वेशन के लिए ये इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लाया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन अ पायोनियरिंग मॉडल फॉर स्पीशीज कंजर्वेशन। इस मॉडल के बेसिस पे स्पीशीज कंजर्वेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ विद रिमार्केबल गेन्स इन टाइगर नंबर। तो टाइगर बहुत कम हो गए थे, तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू टाइगर का नंबर बढ़ा, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया गया, जहाँ वो रहते हैं उस जगह को प्रोटेक्ट किया गया। हाउएवर ये चीज़ें हमें कुछ और भी लेसन सिखाता है ये कंजर्वेशन, कि हमारा जो अप्रोच होना चाहिए कंजर्वेशन को लेकर के वो होलिस्टिक होना चाहिए, और उसमें कम्युनिटी को इंक्लूड करना चाहिए और साइंटिफिक वे में करना चाहिए, ताकि हम सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को, ऐसे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 में। PYQs जो मैंने कराए हैं उसमें आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद होना चाहिए। तो लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 में। इनिशिएटिव किसका था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। और जो लीडर थी हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनके अंडर में ये सब हुआ था, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है कि अर्ली 1970s में बंगाल टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गया था बिकॉज ऑफ हंटिंग, हैबिटेट लॉस और उनका इलीगल ट्रेडिंग। इन सब चीज़ों की वजह से बंगाल टाइगर बहुत कम हो गए थे। तो 1972 में सेंसस किया गया, जिसमें पता चला कि हमारे पास सिर्फ 1827 टाइगर ही बचे हैं इंडिया में। ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द स्पीशीज एक्सटेंशन वॉज राइजिंग। इस पीरियड में क्या हो रहा था कि स्पीशीज एक्सटेंशन के रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही थी। तो ये सब कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर थे प्रोजेक्ट टाइगर के अप्रोच के लिए, कंजर्वेशन अप्रोच के लिए, ठीक है। और इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वॉज द स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में किया गया। एम और ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी एम था कि जो बंगाल टाइगर हैं उनका सर्वाइवल इंश्योर करना और इनके पॉपुलेशन को बढ़ाना और इनके नेचुरल हैबिटेट को सेव करना। तो 3 मोटो थे, हैबिटेट को सेव करना, इनका पॉपुलेशन बढ़ाना और इनके सर्वाइवल को इंश्योर करना, ठीक है, टाइगर के सर्वाइवल को इंश्योर करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऐसे फैक्टर्स को रिड्यूस करना है जो कि टाइगर की पॉपुलेशन को कम करें, ठीक है, लाइक पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। दूसरा था प्रिजर्व टाइगर हैबिटेट बाय प्रोटेक्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम। हमें हैबिटेट बचाना है टाइगर का, मेंटेन करना है वायबल पॉपुलेशन, मतलब प्रोजेक्ट तब तक चलाना है जब तक इनका पॉपुलेशन मेंटेन नहीं हो जाता है, और साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक और कल्चरल वैल्यूज़ के, ठीक है। प्रमोट करना है इको डेवलपमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना है इनके प्रोटेक्शन में, मतलब अवेयरनेस फैलानी है बेसिकली। इस्टेब्लिश करना है नेटवर्क ऑफ टाइगर रिजर्व अक्रॉस द इंडिया विथ कोर बफर स्ट्रेटजीज, मतलब ऐसे रीजन्स जहाँ पे कोर रीजन, फॉरेस्ट के ऐसे कोर रीजन जहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन पाया जाता है, वहाँ पे किसी को जाने नहीं देना, अलाउड नहीं करना है। कोर रीजन, बफर जोन, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बनता है। ये बफर जोन होता है और ये कोर रीजन होता है। कोर रीजन में कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, कोई भी लोकल का इंट्यूशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो बफर जोन जो कि सस्टेनेबल यूज़ होता है, लोकल कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व होती है, दिस इज़ द बफर जोन, ठीक है। अब देखते हैं सक्सेस क्या था इस प्रोजेक्ट का पूरा। तो जो पॉपुलेशन था वो रिकवर हुआ, 3,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया बाई 2022 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट। फ्रॉम 9 टाइगर इनिशियली द नेटवर्क वॉज एक्सपेंडेड टू 53 रिजर्व। पहले 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे, अब 53 टाइगर रिजर्व्स बन चुके हैं। 2024 का डेटा है, जिसमें कि इतना एरिया इंक्लूडेड है। हैबिटेट का कंजर्वेशन किया गया, लेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वास्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बचाया गया, ठीक है। लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बनाए गए अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
ठीक है। अलग से एक अथॉरिटी बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में, कि ताकि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको बेटर तरीके से मैनेज किया जाए और मॉनिटर किया जाए। अलग अलग अवेयरनेस और प्लान्स चलाए गए, लोगों को अवेयर किया गया, उनको लीगल फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया गया कि अगर ट्रेडिंग होती है या फिर हाँ ट्रेडिंग वगैरह होती है इनकी, या फिर इनको मारा जाता है, तो उनके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है। अब क्यों ये एक मतलब प्रोजेक्ट में कुछ कुछ चीज़ें जो फेल रहीं या क्या क्या चैलेंजेस मिले हैं, उनमें ये कुछ रीजंस हैं कि इलीगल ट्रेड बढ़ गया, क्योंकि इलीगल काम कर दिया गया था, फिर भी लोग कर रहे थे इसको, इलीगल ट्रेडिंग बढ़ गया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। जब हाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ लोकल कम्युनिटीज़ का, तो लोकल कम्युनिटीज़ ने अपोज करना चालू किया कि दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा करके। ठीक है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ, अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो थे वो टाइगर रिजर्व्स को अफेक्ट करने लग गए हैं। ठीक है। इनकन्सिस्टेंट मॉनिटरिंग और करप्शन, पैसे जो आते थे वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है। और क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न था। क्लाइमेट चेंज जैसे कि मेजर टाइगर हैबिटेट है सुंदरबन, तो वहाँ पे सी लेवल राइज वगैरह की वजह से भी हैबिटेट और क्लाइमेट चेंज अफेक्ट हुआ बेसिकली। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। हियर इज़ अ डायग्राम, इस डायग्राम में आपको सारा कंक्लूजन मिल जाएगा कि जो इंडिया पे प्रोजेक्ट टाइगर किया गया उसका केस स्टडी है और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो ओरिजिन आपको पता है, देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, फिर क्या क्या सक्सेस हुए थे, क्या चीज़ें थी जो फेल है और इससे सीखना चाहिए, चैलेंजेस रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। सो दिस वॉज द होल स्टोरी, और यहीं पे हमारा यूनिट 2 ख़त्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ये सारा जो हमारा वीडियो सीरीज़ था वो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। लगभग मेजर क्वेश्चंस जो भी यहाँ से आएंगे वो आप अब बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। PYQs भी हम देख रहे हैं, पिछले जो भी क्वेश्चंस आए हैं इस यूनिट से और भी दूसरे यूनिट से, उन पे हम अभी फोकस्ड हैं, तो हम उसको देखेंगे। बट मीनवाइल आप अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है। आपके जो भी कोई डाउट्स हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि पढ़ाया जाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको इन मटेरियल्स में कोई भी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपने वीडियो में मिस आउट कर दिया है एंड यू नीड द मटेरियल, तो आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे के थ्रू आप हमसे ले सकते हैं वो सब। ठीक है। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। Thank you so much for watching.